हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वेल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। जो हमारा यूनिट 2 है वो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हमने यूनिट 1 डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो वीडियो दोस्तों नहीं देखा है तो जरूर देख लें। बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है वो है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी हमारा जो लीनियर पार्शियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर में कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और हमारा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक फिर से आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में हम क्या करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं, इसके बाद हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा दोस्तों इक्वेशन इसमें किस तरह आएगा, दिया रहेगा इसमें ए हमारा कैसे कांस्टेंट है या फिर फंक्शन हमारा एक्स का हो सकता है। तो ए इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई या जेड हो सकता है, या फिर यू हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो हमारा फंक्शन कितना है, एक्स और वाई का है। तो सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी जब इसको फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड हमें करना है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। जो हमारा बी स्क्वायर होगा वो टर्म होगा डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स के लिए, डेल एक्स और डेल वाई किया, और हमारा जो ए होगा वो ये कांस्टेंट टर्म होगा डेल यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, और हमारा जो सी टर्म आएगा वो यहां से कांस्टेंट मिल जाएगा। यानी ये वैल्यू हमें पूरी मिल जाएगी। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें कंपेयर करना है कि हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो हमारा रिलेशन क्या दे रहा है। अगर हमारा जो वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारा हाइपरबोलिक होगा। अगर लेस देन आ रहा है तो हमारा वह इलेप्टिक होगा। ठीक है, तो ये यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमारा। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो होगा जनरल मेथड कि इस तरीके से हमारा टर्म आएगा और इसको इस तरीके से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। एक क्वेश्चन दोस्तों इवन मैं आपको कंसिडर करता हूं। हमारा जैसे हमारा क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स एंड डेल वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 0। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन गिवन है और कह रहा है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, वो भी कैसा हमारा सेकंड ऑर्डर का है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या है, टर्म हमें देखो इससे कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन से देखो आपको दिख रहा होगा, इस वाली इक्वेशन से इसको इवन कंपेयर करो आप। अब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू हमें क्या निकल के आएगा, इससे कंपेयर करो कितना निकल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। यहां से कंपेयर करो, और ये जो हमारा बी है वो बी देखो इस टर्म को यहां हो जाएगा 2xy, और अगर हम सी कंपेयर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक हमें ये वैल्यू मिल गई ए बी और सी की। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, फाइंड करना है बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हमसे। मैंने मान लिया बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हमारी कितनी है, देखो आप दिख रहा होगा आपको कितना दिया हुआ है, माइनस 2xy माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमारा जो c गिवन है वो कितना है, और इनटू में है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 4, इसका इससे मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, 4 आगे सोल्यूशन इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब देखो ये और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहां से हम 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करते देखते हमारे क्या क्या सोल्यूशन बन के आता है। अब क्या है, अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेते हैं, वो भी किसके लिए हमारा है, पैराबोला के लिए है। किसके लिए,
पैराबोलिक के लिए है, ठीक है, पैराबोलिक के लिए है। तो हमारा ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब हम सेकेंड के लिए क्या करेंगे, हमारा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, हाइपरबोला होता है, हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हम इसको देखें तो हमारा इक्वेशन किस तरीके से मिलेगा, यानी हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा पैराबोलिक के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो हाइपरबोलिक इलिप्टिक के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये हमारा कैसा केस होता है, इलिप्टिक के लिए हमारा केस ये वाला होता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। ये हमारा सोल्यूशन इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों जनरल, जो हमारा एग्जाम में ऐसा हमारा पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट इसमें एक टर्म और आता है जो पूछा जाता है, वो होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी जो हमारा पीडीआई होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि अगर हमारा कोई पार्शियल डिफरेंशियल है, कैसा सेपरेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। उसमें साफ साफ दोस्तों क्वेश्चन में लिखा रहेगा इवन कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा कोई भी पार्शियल इक्वेशन को। तो देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा मेथड क्या क्या सॉल्व करने का इसका मेथड है। जैसा कि कह रहा है कि क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल आता है ना उसको हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेट करते हैं। इवन मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं फर्स्टली क्या करना है, कोई हमारा इक्वेशन है गिवन है, भाई देखो ये आपके बुक में क्वेश्चन गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है, इसलिए एग्जाम में इसका वेटेज ये मान लो कंफर्म है कि 10 नंबर में पूछा जाएगा। बार बार कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके कंफर्म एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और साफ साफ बोलेगा कि उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। और इसकी एक खासियत और होती है, इसमें कंडीशन भी गिवन होती है। ठीक है, कंडीशन किस तरीके से करना है आपको पढ़ना वो आना चाहिए, आप इवन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम कैसे इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। सपोज दैट हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमारा जो कंडीशन दिया है वो फर्स्ट कंडीशन दिया है u इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड हमारी कंडीशन दी हुई है जो हमारा डेल u अपॉन डेल t इक्वल टू 0 है व्हेन जो हमारा x इक्वल टू 0 है। अब इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, इवन बार बार बता रहा हूं, ये दिया रहेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें कोई हमारा जो फंक्शन है उसको हम x और t में मान लेते हैं। कैसे, मतलब u इक्वल टू मैंने मान लिया x और t है। इवन आपको लोग ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको पता चलना चाहिए फिलहाल फंक्शन x और t का है, यानी दो प्रोडक्ट है हमारे x के और t के, जो फंक्शन है x और t के लिए u का। ओके, ये तो समझ में आया। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट। ऐसे ही आपका स्टेप चलेगा दोस्तों। ठीक है, इवन कोई भी क्वेश्चन इसका लेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, ऐसे ही आपको स्टेप में सॉल्व करना है। अब हम क्या करना है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले डेल u अपॉन डेल t, यानी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x हमने कांस्टेंट लिया, हमने क्या किया dt अपॉन dt। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x t डैश। ओके, अगेन हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट अगेन करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x के इसके रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इसको अगेन किया, अगेन इसको करते हैं। अब हम करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, अभी t में किया था, तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल t, अगेन इसी को कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब देखो, अब हमारा जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा t क्या रहेगा, अभी कांस्टेंट रहेगा, t मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dx। आराम से दोस्तों धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टी डैश और एक्स डैश। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डेल यू मतलब, और ये हमारा होगा डेल एक्स एंड डेल टी। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इवन क्या क्या किए हुए हैं। ओके, अब क्या करना है,
अब हमको क्या करना है, अप्लाई करना है कि जो हमारी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो जो ये हमारी इक्वेशन है वो हमारी कितनी इसके बराबर है, ई माइनस टी कॉस एक्स के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी टी डैश एक्स डैश इक्वल टू ई की पावर माइनस टी एंड कॉस एक्स, क्योंकि ये हमारा गिवन है। ओके, अब क्या करना है हमें, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्या करें, सेपरेशन करना है हमें। जैसा कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, इसको हम जब सेपरेट करेंगे तभी तो इसका हम आगे सोल्यूशन कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के लिए देखो टी डैश है, अब यहाँ टी ई की पावर माइनस की टी है, और ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हमारा हो गया एक्स डैश। अब हम क्या करते हैं, इसको हम के बराबर मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने के कंसीडर कर लिया। अब हम कोई दो सोल्यूशन को लेते हैं, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। तो मैंने पहले और इसको ले लिया, टी डैश इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी इक्वल टू के। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा के टर्म है, इसको हम इस तरीके से सकते हैं, टी डैश इक्वल टू के ई की पावर माइनस टी। यहां तक दोस्तों आप नोट करिए, अब नेक्स्ट पेज में मैं इसको आगे बताता हूं। अब देखो यहां तक हमें समझ में आ गया कि टी डैश इक्वल टू के ई की पावर माइनस टी हमारा है। अब टी डैश हमारा क्या है, डी टी अपॉन टी है, और हमारा ये क्या है, के ई की पावर माइनस टी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अलग करते हैं, यानी डी टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी टी इक्वल टू के ई की पावर टी एंड डी टी। अब टी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा, अब ये के आएगा। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस ई की पावर माइनस टी, यानी एक इक्वेशन में मिल गई टी इक्वल टू माइनस के ई की पावर टी प्लस सी वन। ओके, ये हमने फर्स्ट सोल्यूशन एक तरीके से हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा सेकंड सोल्यूशन फिर से यहां से देखते हैं। हमारा जो इक्वेशन फाइंड हुआ था, इक्वेशन हमारा क्या फाइंड हुआ था, फिर से मैं लिख देता हूं, टी डैश ई की पावर माइनस टी कॉस एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल टू के। इसको और इसको हमने ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, कॉस एक्स एक्स डैश को अपन के को कंपेयर करते हैं, यानी मैंने फिर से लिया कॉस एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल टू के, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमारा ये एक्स डैश क्या है, dx अपॉन एक्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन के, ये हमारा क्या है, dx अपॉन dx, ये हो गया हमारा कॉस एक्स अपॉन के। अब हम क्या सॉल्व करते हैं इसको, dx, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के कॉस एक्स एंड dx। इसको सॉल्व किया, x आया, 1 अपॉन के साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, यानी ये और ये हमारा t और x हमें मिल गया। यहां से t हमने सॉल्व कर लिया C1 के लिए, और हमने x को भी सॉल्व कर लिया। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो सोल्यूशन था, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की थी वो क्या थी, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था u इक्वल टू हमारा x और t का जो फंक्शन ही था ना, वो क्या आया हुआ था, x और t दोनों का प्रोडक्ट, यानी x और t, हमें x भी मिल गया, t भी मिल गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट करते हैं। x हमारा कितना मिला है, x के लिए t के लिए दोनों को पुट कर देते हैं। तो ये आया हमारा x आया था साइन एक्स अपॉन के प्लस C2, और ये हमारा मिल के आया माइनस के ई की पावर माइनस टी प्लस C1। ये हमारा क्या है, u x और t है। ठीक है, अब देखो, अब हमें कुछ कंडीशन गिवन थी, हमारी दो कंडीशन दी थी। एक हमारा दिया था u इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन हमारा दिया हुआ था डेल u अपॉन डेल t इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अप्लाई करते हैं पहले इसको, मैं t इक्वल टू पहले 0 पुट करता हूं। जब t इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं, तो u इक्वल टू टी एक्स, t हमारा कितना 0 है। अब t इक्वल टू हम 0 लेते हैं, तो हमारा ये क्या रहेगा, साइन एक्स अपॉन के प्लस C2 रहेगा। t इक्वल टू हम जब 0 पुरेंगे तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी माइनस के प्लस C1 आ जाएगा। ओके, ये पहली कंडीशन ले ली। अब कह रहा है कि जब t इक्वल टू 0, जब ये 0 होगा, जब u इक्वल टू हमारा 0 हुआ, अब मैंने इस टर्म को 0 मान लिया, तब हमारा क्या हो रहा है, जब u इक्वल टू हमारा 0 हो रहा है, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, साइन एक्स अपॉन के प्लस C2, और ये हो गया हमारा C1 इंटू है ना, माइनस का के है। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, अब हम क्या करें कि इसको सोल्यूशन में मिल जाए, किसको हम 0 लें। अगर हम इवन इसको 0 लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन को ध्यान रखना, जो हमने लेट किया था, अभी माना था, जहां से हमारा सोल्यूशन मिला था।
अब अगर हम इसको जीरो लेते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कोई सोल्यूशन मिलेगा। अब हम यहाँ इसको अगर जीरो ले, यानी हम अगर इस टर्म को जीरो लेते हैं, एक मिनट, हमारा प्लस था ना दोस्तों, हाँ प्लस ही है, कोई तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, C1 माइनस के इक्वल टू जीरो, यानी k इक्वल टू C1 या फिर C1 इक्वल टू के, एक वैल्यू यहां से मिल गई, इस वैल्यू को क्या करते हैं यहां पुट कर देते हैं, यानी C1 इक्वल टू के, यानी u x और t हमें कितना मिल गया, साइन x अपान k प्लस C2, और हमें ये कितना मिल गया, k इक्वल टू क्या, C1 है। तो ये C1 किस कंडीशन में था, जो हमारा k इक्वल टू माइनस टी, ये तो मिल गया था, और हमारा ये क्या था, ये हमारा मिल गया था k, ये हमारी पहली कंडीशन के लिए हो गया, ओके। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, डेल यू अपान डेल टी इक्वल टू जीरो और व्हेन x इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, जो हमारी कंडीशन गिवन होती है दोस्तों, इसमें हम वन बाई वन जो हमारा सोल्यूशन मिल जाता है उसी में हम अप्लाई करते हैं। अब पहला सोल्यूशन भूल जाओ आप, अब हम इस सोल्यूशन पे अभी, ठीक है। जब इस सोल्यूशन पे आओगे तुम्हारा क्या कह रहा है, पहले x इक्वल टू जीरो, फिर डेल यू अपन डेल टी इक्वल टू जीरो। पहले हम करते हैं डेल यू अपान डेल टी निकालते हैं, इसमें इसको निकालना पड़ेगा ना, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये साइन एक्स का फंक्शन है ये वाला, तो k प्लस C2 एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, अब k टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, k प्लस में हो जाएगा, e की पावर माइनस टी बचेगा, और ये हमारा जीरो हो जाएगा, यही तो मिलेगा, ये हमारा बन जाएगा यहां से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेल यू अपान डेल टी बन रहा है वह कितना हो गया, साइन एक्स अपान के प्लस C2, और ये हमारा हो जाएगा के ई की पावर माइनस टी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, यानी डी यू पान डी टी इक्वल जीरो, यानी अभी हमने क्या किया था, डेल यू पान डेल टी फाइंड किया था ना यहां से, अभी कह रहा है जीरो है। अब जब ये जीरो होगा तो x इक्वल टू भी जीरो है ना, तो x इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो, यानी हमारा C2 में ना, और हमारा ये मिलेगा के ई की पावर माइनस टी, ओके। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इससे एक चीज देखो, एक चीज कंफर्म हो गई, जो हमारा C2 है ना वह भी यानी जीरो है, और हमारा जो k निकला ना वह भी हमारा क्या है, जीरो है। ये तो कह रहा है C2 भी जीरो है हमारा, K2 और k की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है। अब हम तो फिर देखें इस वाले सोल्यूशन से, यहां से तो पुट करते हैं, देखते क्या आता है हमारा। अब यहां भी देखो, अगर हम C2 को लेते हैं, C2 इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा, बट अगर हम k इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा, यानी हमारी वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। अब C2 इक्वल टू जीरो, यानी u इक्वल टू हमारा कितना था, x और t था, और हमें ये कितना मिल गया, C2, यानी मतलब हमें मिल गया साइन एक्स अपान k, और ये हमें फाइंड हो गया माइनस के ई की पावर माइनस टी प्लस के। अब यार अब एक चीज आपको समझ रहे, के भी आ रहा है, अब के को क्या करें हम कॉमन ले लें, यानी के यहाँ है, के सबको कॉमन ले, कल कैंसिल हो जाएगा, ये बढ़ेगा साइन एक्स, और ये बच जाएगा वन, वन माइनस ई की पावर माइनस टी, ये हो जाएगा यू एक्स कामा टी। ये हमारा दोस्तों हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सेपरेशन मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ये हमारा हो गया दोस्तों पार्ट 1। अब हम सेकंड में डिस्कस करेंगे वेव के फॉर्म में, अगर हमारा है हीट इक्वेशन है तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है। इसमें दोस्तों हमारे कई टॉपिक सारे पूछे जाते हैं, जैसे वन डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, टू डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, उनका क्या है, हमें पूरा सोल्यूशन को एक तरीके से हमें देना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे से हम सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों प्रॉब्लम जो हमारा आता है इस तरीके से क्वेश्चन, वो थोड़ा इवन लेंथी होता है, बट क्या अगर हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा। इवन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, ये क्या इंपॉर्टेंट भी है, 10 नंबर में आपकी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन को आपको हल करके बताता हूँ फाइनली कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे और स्टेप कैसे इसे हम स्टेप वाइज कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप ये देख लेते हैं तो धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे वो आप इवन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन यम है, टी हमारा क्या टेंशन है, यम हमारा क्या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का है। ठीक है, ये हमारी क्या जनरल इक्वेशन है।
आपको अगर 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होगी, आप तो लिखो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसकी क्या है ना, कुछ बाउंड्री कंडीशन डिसाइड की गई है। इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है उसके 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन पहले क्या है, डिपेंड ऑन द इंडेक्स होता है, और हमारी होगी इनिशियल टाइम, जो हमारी टाइम पे डिपेंड करती है। किस पे? टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे हमारा डिपेंड करती है। एक हमारा अगर हम देखें इस टर्म को, अगर हम एक तरीके से लिखना चाहें तो हमारा जो फंक्शन बनता है वो y इक्वल टू एक्स और t के टर्म में बनता है, जहां y हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा डिप्लेसमेंट है x और t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, क्योंकि जब बाउंड्री कंडीशन हमें पता है तो इसी को हम क्या करेंगे, बाद में यूज करेंगे। और ऐसे ही इवन हमारा क्वेश्चन दिया होगा डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को आप डिफाइन करो, ठीक है, पार्शियल इक्वेशन के द्वारा, या फिर ये कंडीशन दे देगा और आपको पूछेगा। तो देखते हैं कंडीशन क्या है। पहले क्या है, डिपेंड ऑन इंड्स। सपोज दैट मैंने ये एक्स हमारा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये हमारी एक क्या है, स्ट्रिंग है, जो 0 और ए पे क्या है, फिक्स है, जिसका लेंथ हमारा क्या है, एल है, ठीक है। अगर हम एट इंड की बात करें, अगर हमारा वाई यहाँ 0 होगा तो हमारा एक्स भी क्या होगा, इस एंड पे 0 होगा, ठीक है। अगर हम वाई इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, बट इस एंड पे बात करें, एट ए पे तो x इक्वल टू हमारा l है, x इक्वल टू हमारा क्या l है, ये भी हमारी क्या स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमारी 2 कंडीशन मिल गई। अगर हम इसको लिखना चाहें, समझ सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा व्हेन t इक्वल टू 0, और y इक्वल टू l है एट t इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एक हमारी कंडीशन हो गई। ये हमारी कंडीशन क्या है, दिया रहेगा। इसकी क्या है, 2 कंडीशन हो गई। और फिर हमारी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी 2 कंडीशन बनती है, वह क्या बनती है उसके बारे में देखते हैं। जो हमारी बनेगी वो क्या है, टाइम डिपेंड करेगा, t इक्वल टू 0, यानी ये क्या हमारी वेव इक्वेशन है। वेव किस तरीके से बनेगी, हमारी कोई स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग है, हम क्या करें, उसको एक बार ऊपर ले जाए, छोड़ दे। जब हम ऊपर ले जाएंगे t टाइम पे, तो y इक्वल टू हमारा फंक्शन बनेगा y इक्वल टू fx फंक्शन में, तो ठीक है। और अगर हम फिर इसको छोड़ दे तो हमारा क्या वेव की इक्वेशन बनेगी। अगर हमारा वेव इक्वेशन बन रहा है तो हम वही कह रहा है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा t इक्वल टू 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, y इक्वल टू fx होगा इस टर्म के लिए। तो क्या हुआ, t इक्वल टू 0, यहाँ क्या हुआ, t इक्वल टू 0, जो हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू fx के रूप में, ठीक है। जो हमारा y क्या डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, अब हमारा f क्या है, x का फंक्शन है। तो और अब हमारा जो सेकंड फंक्शन बनता है, ये हम इसको इस तरीके से यानी लिख सकते हैं, y x इक्वल टू 0 एंड y फंक्शन हमारा है x के लिए। अगर फिर क्या है, अगर हम सेकंड इसका डेरिवेटिव करते हैं, एक फंक्शन हमारा बनता है, वो बनेगा dy dt के टर्म में, t इक्वल टू हमारा जहां 0 होगा तो हमारा सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन बन जाएंगे। एक बनेगा हमारा y x कामा 0 इक्वल टू fx के रूप में, और सेकंड हमारा बन जाएगा डेल y अपॉन डेल t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। इवन जब एंड पे डिपेंड करेगा तो 2 कंडीशन बनेगी, और इनिशियल कंडीशन अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो 2 कंडीशन बनेगा। ये दो कंडीशन हमें याद रखने हैं। इसी तरीके से हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो सॉल्व होगा। अब हम इसको सोल्यूशन करके दोस्तों मैं बताता हूं कि 1 बाय 1 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ये तो देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इवन ये लेंथी क्वेश्चन भी होता है थोड़ा। तो हमने मान लिया, सॉल्व करते हैं इसको। डेल टू डबल डिफरेंशिएशन है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सी स्क्वायर डेल टू स्क्वायर वाई एंड डेल एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते थे, इसको प्रोडक्ट के रूप में, वाई के रूप में प्रोडक्ट करते थे एक्स और टी के लिए। तो एक्स हमारा है, एक्स है, और क्या है, टी एंड टी, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें y इक्वल टू ये फंक्शन हमारा मिल गया, मैंने मान लिया भाई इक्वेशन, इसको मैंने 1 मान लिया। अब हमें चाहिए क्या, डेल स्क्वायर अपॉन y अपॉन डेल टी स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने फाइंड किया, डेल y स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, कह रहा है टी के रिस्पेक्ट में करना है। जब टी के रिस्पेक्ट में करना है तो एक हमारा x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पहला x कांस्टेंट रहेगा। जब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा, टी डैश बन जाएगा, टी डैश बन जाएगा, ये हमारा डी बाई डी टी होगा पहले, ठीक है, डी बाई डी टी बनेगा। अब हमें अगेन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है, टी स्क्वायर के रूप में, फिर हमारा क्या है, एक्स हमारा कांस्टेंट है, जब हम टी को करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने के, डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स चाहिए, तो हमें क्या करिए, वाई के लिए चाहिए पहले, डेल एक्स के लिए। तो हमारा अब क्या है, टी कांस्टेंट एक्स के लिए किया तो एक्स डैश हो जाएगा। अगेन जब मैंने इसको किया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा, एक्स डबल डैश हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस टर्म को क्या है, हम इसके रूप में लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा ये टर्म है
वो हमारा कितना आया है, ये एक्स टी डबल डैश आया हुआ है और ये हमारा सी स्क्वायर है और इसका वैल्यू हमें कितना मिला है, ये मिल गया है, यानी टी एक्स डबल डैश। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस टर्म जब हमारा ऐसी इक्वेशन फाइंड हो जाती है, इसको क्या करते हैं ना, जिससे हम एक्स हमारा जो टी होता है ना, इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको एक्स टी कुछ भी और भी बन रहा है तो उसका आप तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हम जो भी हमारा इक्वेशन होता है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही हम सोल्यूशन देते हैं। तो अलग करने के लिए एक तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर एक्स और टी दिए तो एक्स कट जाएगा, टी डबल डैश अपन टी बचेगा और ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर, ये बच जाएगा एक्स डबल डैश अपन एक्स। ओके, अब क्या करना है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक्स डबल डैश इस तरीके से हम लिख सकते हैं एक्स, और मैंने इसको इस तरह लिख दिया सी स्क्वायर टी डबल डैश टी इक्वल टू के। दोस्तों अगर आप मेथड स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो सारे स्टेप हमारे इवन मिलते जुलते लगेंगे आपको, ठीक है, बट कुछ प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा क्या निकल गया था, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश टी इक्वल टू के। अब हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं कि हम कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। मैंने पहले दो टर्म ले लिया, एक्स डबल डैश एक्स अपॉन इक्वल टू के। अब क्या है, ये एक्स डबल डैश है, ये हमारा हो जाएगा एक्स के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना निकल जाएगा, डी स्क्वायर, इसको हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा के एक्स इक्वल टू 0, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, यहां भी एक्स होगा ना, एक्स होगा, हाँ ठीक है, एक्स होगा। अब क्या करेंगे, इसको डी स्क्वायर डी माइनस के एक्स इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको यहां भी रोकते हैं। ये हमारा होगा फर्स्ट सोल्यूशन के लिए। अगर हम सेकंड सोल्यूशन देखें तो सेकंड सोल्यूशन क्या है, 1 अपॉन सी स्क्वायर है, इसको कंपेयर करते हैं टी डबल डैश टी इक्वल टू के से। ये कितना हो जाएगा, टी डबल डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर के टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं टी माइनस सी स्क्वायर के टी इक्वल टू 0, यानी ये हो गया हमारा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के और टी इक्वल टू 0। यहां तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं ना, वैल्यू निकालते हैं। अब मैंने क्या किया, अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो डी स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू के लिए मैंने फर्स्ट ही कंसिडर कर लिया, केस फर्स्ट केस लेते हैं हमसे। पहला हम केस ले लिया मैंने, के इक्वल टू मैंने मान लिया 0 है। जब के इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो कितना हमें फाइंड होगा, यार डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 फाइंड होगा। ऐसे दोस्तों आपको केस कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो के इक्वल टू 0 मैंने कंसिडर कर लिया पहले, तो ये हमारा इवन हमें फाइंड हो गया। अब क्या है, ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी एम की वैल्यू कितनी एग्जिट करेगी, 0, 2 वैल्यू एग्जिट करेगी। अब इसको हम लिखना चाहें टर्म के रूप में, सीएफ के रूप में, तो एक्स C1 प्लस C2 एक्स ई की पावर 0 एक्स हम लिख सकते हैं। ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा C1 प्लस C2 एक्स, ठीक है। ये हमें यहां से फाइंड हो गया एक। अब हम के की 0 इस टर्म के लिए लेते हैं, यहां के लिए, तो आपको अब ये ऐसा दिख रहा होगा। हमने क्या किया, के इक्वल टू 0 लिया। अब के इक्वल टू जब 0 लेंगे यहां, तो ये 0 हो गया हमारा, तो डी स्क्वायर टी बचेगा, टी इक्वल टू 0 बचेगा यहां से, और हमारा ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 0 होगा, यानी एम इक्वल टू भी 0, यानी 2 वैल्यू यहां से भी हमें मिल गई। अब 2 वैल्यू मिल गई तो एक्स के लिए फिर करते हैं। हमारा ये हमारा एक्स के लिए था, यहाँ टी का टर्म है, तो टी के लिए हम लेंगे टी इक्वल टू C1 और C2 ले लिए हमने कांस्टेंट, C3 ले लेते हैं, C3 प्लस C4 टी, ठीक है। ये हमें यहां तक फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमारा केस फर्स्ट था। अब हम बात करते हैं केस सेकंड में क्या करेंगे। केस सेकंड में मैंने क्या किया, के इक्वल टू हमने पी स्क्वायर ले लिया, के को 0 लिया, एक हमने पी स्क्वायर ले लिया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, डी स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और एम इक्वल टू जब हम वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस पी बचेगा, यही बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, टर्म में सी एफ के रूप में लिख लेते हैं, तो C1 ई की पावर पी एक्स होता है और प्लस C2 ई की पावर माइनस पी एक्स होता है। यहां हमें ये वैल्यू मिल गया इक्वेशन। अब क्या करें, इसके टर्म के लिए लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कितना है हमारा, ये के इक्वल टू हमने पी स्क्वायर माना, तो यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा बचा टी इक्वल टू 0,
यानी हम लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर एम के रूप में लिखना चाहें तो एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ प्लस माइनस सीपी मिलेगी, यहां से एम से सीपी मिलेगी। अब इसको भी क्या किया हमने, इवन सी एफ के टर्म में लिखा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू C3 ई की पावर सी पी टी प्लस ये कितना बना C4 ई की पावर सी पी टी। ठीक है, अब यहां तक सोल्यूशन करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें y इक्वल टू एक्स टी चाहिए था ना, एक्स टी चाहिए था। अब हम क्या करें, x और t को क्या करते हैं हम लिखते हैं x और t को, तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम, C1 ई की पावर px मिला हमें प्लस C2 ई की पावर px। अब एक चीज और, ये सोल्यूशन हमारा यहां से मिल गया और ये सोल्यूशन कितना मिला, C3 ई की पावर कितना था, CPT प्लस C4 ई की पावर माइनस CPT। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। अब यहां भी मैंने लिखा नहीं था, अब यहां भी इसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा ना, y इक्वल टू एक्स टी के लिए कितना बचेगा, एक्स टी होता है यानी दोनों का मल्टीपल, यानी C1 प्लस C2 x और C3 प्लस C4 t। ठीक है, अब वो केस 1 हो गया, केस सेकंड हो गया। अब आता है हमारा केस थर्ड। अब देखो केस थर्ड में क्या किया हमने, केस थर्ड में अगेन हमने k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, आपको स्टेप वाइज ऐसे ही करना है दोस्तों। अगर 1 डायमेंशन के लिए आता है, 2 डायमेंशन के लिए, इवन 3 डायमेंशन के लिए वेव इक्वेशन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। k इक्वल टू कितना हुआ, माइनस पी स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे इक्वेशन में इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये हम पुट कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ दोस्तों गलती नहीं करना, अगर आप यहाँ गलती कर दिए तो सारा आपको जो इक्वेशन आना है वो खराब हो जाएगा। यानी एम इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, एम इक्वल टू स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखेंगे 0। अगर एम का वैल्यू क्या है, यहाँ जो है वो आयोटा के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस पी और आई, ये याद रखना है आपको। अब क्या है, फिर भी हम इसको क्या करते हैं, एक्स के रूप में सी एफ के रूप में लिखेंगे तो कितना होता है, ई की पावर 0x आएगा और आएगा ये C1 कॉस एक्स पी एक्स और C2 साइन पी और एक्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया यहां से। अब हम इसके लिए लेते हैं तो डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस डी स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, ये हो गया सी स्क्वायर टू के और सॉरी के इक्वल टू पी स्क्वायर था ना, पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना है, एम के टर्म में लेना है तो एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा हमारा 0। यानी एम का वैल्यू जो हमें यहां से फाइंड होगा वो हम कितना लेंगे, तो एम इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एम इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 0 प्लस माइनस सी पी और आई। यहां से एम भी हमें पता चल गया। अब इस एम का वैल्यू फिर अगेन हम पुट करेंगे इसके लिए इक्वेशन के लिए, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स इक्वल टू टी के टर्म में टी का हो गया, ये हो जाएगा C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी और टी। तो ये वाला हमारा इक्वेशन कितना बचेगा, एक्स और टी के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसा लिखेगा, एक्स और टी दोनों का यानी मल्टीपल में, यानी ई की पावर 0x यानी हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे क्योंकि 0 हो जाएगा पूरा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 कॉज एक्स पी एक्स प्लस C2, यही वाला टर्म हम लिख रहे हैं C2 साइन पी एक्स। आपको दोस्तों बोरिंग लग रहा होगा बट स्टेप दोस्तों इसका यही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इवन अगर आपको आता है तो 10 नंबर में कंफर्म आएगा। अब क्या इसको लिखेंगे हम C3 कॉज सी पी टी प्लस C4 एंड साइन सी पी टी। अब देखो हमने 3 सोल्यूशन यहाँ 3 इक्वेशन बनाई, एक ये बनाया इक्वेशन हमने, एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब इसमें हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा, अगर आपको पता है जो हमारा क्या है, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन किस में फाइंड होता है, साइन और कास के रूप में फाइंड होता है। तो हमें जो तीनों केस हमने लिए ना, हमें इस केस को, थर्ड वाले केस को क्या करना है, कंसिडर करना है और इसको आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समझना है कि आपको हमें कौन सा केस लेना है, केस थर्ड लेना है। अब केस थर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं जो हमारी कंडीशन गिवन रहेगी। हमने क्या किया, ये सोल्यूशन हमने यहां तक फाइंड कर लिया। अब हमें लगाना है कंडीशन।
कंडीशन हमारी क्या है, x इक्वल टू हमारी 0 होती है और t इक्वल टू 0 होता है और y इक्वल टू 0 फिर t, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दोस्तों मैं फिर से याद दिलाता हूँ कंडीशन आपको, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक हमारी ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंडीशन पहले देखते हैं 0 के लिए, जैसे हमने x इक्वल टू 0 माना, t इक्वल टू 0, जहां हमारा y 0 t इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से दोनों में से आपको एक ना लिखा रहेगा। अब 0 पुट करते हैं भाई, लो मैंने 0 पुट कर दिया t के लिए। अब यहां से हमारा क्या होगा, c1 निकलेगा। अब x के लिए 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 होगी, ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी c1 हमें यहां से मिलेगा। और जो हमारा c3 होगा वो कितना हो जाएगा, c3 वो हो जाएगा हमारा cos cpt, क्योंकि यहां कोई है नहीं x का टर्म, ये हो जाएगा sin cpt। यानी अब देखो, अब हम इसको 0 लें कि इसको 0 लें, अगर हम इस टर्म को 0 ले रहे हैं तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब ऐसा हमें करना नहीं है, तो हमने c1 को 0 ले लिया, c1 को 0 ले लिया। अब हम इस इक्वेशन को पुट करके आगे सोल्यूशन को हम बढ़ाएंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का t। अब देखो ये c1 है ना, c1 0 हो जाएगा, तो हमारा c1 ये 0 हुआ, तो ये कितना बचेगा, c2 sin px, और ये हमारा कितना बचेगा, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। अब हमें ऊपर वाला सोल्यूशन को भूल जाना है, जो हमारा नया सोल्यूशन होगा हम उसी पे वर्क करेंगे। ठीक है, हमने पहली कंडीशन के लिए बात कर लिया। हमारी दूसरी कंडीशन क्या होती है, y इक्वल टू हमारा l होता है, t इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि t कंडीशन में उस l के लिए बात कर रहे हैं हम, जो हमारा वेव का कंडीशन है। ठीक है भाई, तो लो y इक्वल टू हमने 0 ले लिया और x इक्वल टू l ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा को c2 हो गया साइन। अब देखो, अब हम क्या है, x के लिए हम l ले रहे हैं तो pl हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा c3 और cos cpt है ना, cpt हो जाएगा प्लस c4 sin cpt। अब देखो, अब हम इसको 0 लें कि इसको 0 लें, अगर इसको 0 लेते तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, हमें ये कर नहीं सकते, हमें किसको लेना है, इस वाले टर्म को लेना है, यानी c2 sin pl इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, sin pl इक्वल टू 0। अब sin pl इक्वल टू 0 कब होता है, sin n पाई के लिए होता है, तो sin n पाई ये कट गया, हमारा जो pl इक्वल टू आया वो आया n और पाई। अगर हम यहां से p की वैल्यू निकालें तो n पाई अपन यल आएगा। अब इस p की वैल्यू जो हमारी i है हम यहां पुट करेंगे, क्यों, नए वाले इक्वेशन पे p, तो x t ये कितना हो जाएगा, c2 sin n पाई l, और कितना होगा, p की लिए पुट कर रहे हैं तो x हो गया। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, c3 cos c, अब n की जगह n पाई l और ये t प्लस c4 sin c n पाई l इंटू t। ओके, यहां तक हमें फाइंड हो गया। अब देखो, हमने 2 कंडीशन बात सॉल्व कर ली है। अब हमें जो थर्ड कंडीशन है वो हमारी क्या है कि हमारा जो डेल y और डेल t है वो हमारा 0 होगा और t इक्वल टू हमारा क्या होगा, जब 0 होगा। तो भाई लो, एक बार हम इसको क्या करते हैं, डेल y अपन डेल t को फाइंड करते हैं। इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें आगे पेज में बढ़ा देता हूं। देखो, अब क्या करते हैं, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, क्यों डेल y हमारा डेल t चाहिए, तो हम करेंगे तो कितना चाहिए, डेल y अपन t के रिस्पेक्ट में करना है। अब जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ t है नहीं, तो ये हमारा लिख जाएगा c2 sin n पाई x अपन यल, इसको हम एज इट इज रख देंगे। अब इसको करते हैं t के रिस्पेक्ट में, यहाँ t है, तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ c3 cos के लिए माइनस साइन हो जाएगा, यानी c3 माइनस साइन n पाई t अपन यल इंटू सी एन पाई अपन l हो जाएगा। अब c4 साइन के लिए क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos हो जाएगा सी एन पाई एल टी इंटू सी एन पाई अपन एल, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, हम t के लिए कर रहे हैं। तो यहां तक हमें ये मिल गया। अब देखो, इवन जब ये 0 है, अब क्या, अब हम ये लिमिट को यूज करते हैं, ये अगर 0 है तो t इक्वल टू 0 होगा। मैंने मान लिया भाई 0 है, अब t इक्वल टू 0, यहाँ t है नहीं, ये हो जाएगा साइन n पाई x अपन यल। अब t 0 होगा तो ये टर्म हमारा 0 0 हो गया साइन 0 के लिए, ये टर्म 0 हो गया, cos 0 के लिए क्या होता है, 1 होता है,
तो यहां से हमारा कितना बचेगा, यहां से मैंने लिखा C4 n पाई C यानी CN पाई अपान L। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको 0 लेते हैं इवन, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमें 0 करना नहीं है। तो n पाई C L इक्वल टू 0 और C4 इक्वल टू हमारा आ गया 0। C4 इक्वल टू जब 0 है तो C4 की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। देखते हैं पुट करते, y इक्वल टू XT, ये हमारा C2 हो गया, ये हो गया हमारा साइन n पाई L इंटू एक्स। ठीक है, अब C4 के लिए तो हमारा C3 एज इट इज रहेगा, C3 ये हमारा रहेगा कॉज C n पाई L T बस। अब C4 0 हो गया तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब हमें नया फॉर्मेशन यहां से मिल गया। अब हमारा लास्ट जो बचता है वो क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स था एट t इक्वल टू 0। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में फाइंड है, जो हम क्या स्ट्रिच को क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को खींच रहे थे। तो ठीक है, यहां पे हमें मिल गया। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या किया, अगर हमारा इस टर्म में फाइंड हो रहा है तो y इक्वल टू हमें क्या चाहिए, x और t चाहिए। तो हमको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स के लिए चाहिए तो n इक्वल टू 1, इवन आपने ये पढ़ा भी होगा इसके पहले भी, तो ये bn साइन n और पाई x और l, क्योंकि C2 और C3 का टर्म है, कॉज सेम है और इसको सेम है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ठीक है। अब देखो क्या करना है, बात करते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां तक सॉल्व करने के बाद इसको हम हाफ रेंज सिम सीरीज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाफ रेंज सिम सीरीज। इसके पहले ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा इवन सेमेस्टर में, पीछे के सेमेस्टर में सीरीज। तो अब इसमें क्या होता है, हम इसको लिखते हैं bn इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 2/L, ये रूल होता है एक तरीके से, थ्योरम होती है हमारी, 0 to L एफ एक्स साइन n पाई x L dx। अब क्या है, जो dx तो हमारा लिख गया ना, अब जो हमारा फंक्शन बचेगा l के लिए, उसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा n इक्वल टू 1 है, ये इन्फिनिटिव टर्म है, तो ये हो जाएगा bn साइन n पाई x अपान L और कॉज n पाई C L इंटू टी। तो bn इक्वल टू हमारे कितना फाइंड हुआ, यहां से देखो bn इक्वल टू हमारा फाइनली होगा, वो हुआ 2/L, L 0 टू लिमिट, हमारा होगा एफ एक्स साइन n पाई x L dx। तो ये दोस्तों हमारा दोस्तों होगा फाइनल आंसर। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हमारी लास्ट एक टॉपिक और हमारा इंपॉर्टेंट बचता है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।